प्राचीन काल में भारतवर्ष शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे हुआ करता था। यहाँ की शिक्षा पद्धति पूरे विश्व में आश्चर्य का विषय थी। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूरब से 1200 ईस्वी के बीच यह शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इसी वजह से नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग तिब्बत, तुर्की, जापान, चीन, इंडोनेशिया, फारस तथा कोरिया जैसे देशों से आते थे। यहां प्रवेश लेने के लिए 3 स्तरों वाली बहुत ही कठिन प्रवेश परीक्षा हुआ करती थी। अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र ही इन परीक्षाओं में सफल होकर यहां प्रवेश पाते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहां आकर शिक्षा प्राप्त की और यहां के जीवन के बारे में अपनी किताब में लिखा। प्राचीन भारत में बहुत से विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिनमें से एक महान विश्वविद्यालय नालंदा भी था, जो कि अपनी समृद्ध विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य, जिसे तब मगध के नाम से जाना जाता था, की राजधानी पटना के 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व बिहार शरीफ के पास स्थित था। 1193 में आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिए जाने के बाद आज बस यहां पर इसके खंडहर बचे हैं, जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। नालंदा प्राचीन काल का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध महाविहार था। शिक्षा का केंद्र होने के साथ साथ यह एक बौद्ध तीर्थ स्थान भी था। यहां आने वालों को आज भी आध्यात्मिक शांति के साथ साथ भारत के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, वास्तुकला और पर्यटन की झलक देखने को मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने और बेहतरीन आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक हुआ करता था। उस समय यहां पर करीब 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहा करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 लाख किताबों से भरा एक विशाल पुस्तकालय, 300 से भी ज्यादा कमरे और 7 विशाल कक्ष हुआ करते थे। इसका भवन बहुत ही सुंदर और विशाल हुआ करता था, जिसकी वास्तुकला भी अत्यधिक सुंदर थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में एक मुख्य प्रवेश द्वार था। बाकी का सारा परिसर 4 दीवारी से घिरा हुआ था। परिसर में अनेक स्तूप, मठ और मंदिर थे। इन मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्तियां विराजमान हुआ करती थीं। आज इस सुंदर भवन का बस खंडहर ही बाकी है, पर इससे भी इस भवन की सुंदरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। नालंदा परिसर की पूर्व दिशा में विहार या मठ है और पश्चिम दिशा में चिया या मंदिर है। इसके अलावा इस परिसर में एक छोटा संग्रहालय भी है, जहां पर कई मूल बौद्ध स्तूप, जले हुए चावल का एक नमूना, हिंदू और बौद्ध कांस्य के सिक्के, टेराकोटा जार आदि का संग्रह है। इस स्थान पर सभी धर्म बड़े शांति और सद्भाव से रहा करते थे। बौद्ध धर्म के अलावा यह सूफीवाद, हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इसी कारण से यहां हमेशा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। क्या आप जानते हैं कि जब यहां के विशाल पुस्तकालय में विदेशी आक्रांताओं के द्वारा आग लगा दी गई थी, तो यह किताबें 6 महीने तक जलती रही थीं। टैंग राजवंश के चीनी यात्री जुआनजैंग, जिन्हें ह्वेनसांग के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार नालंदा का अर्थ होता है कि बिना अंत के दान या उपहार देने वाला। जबकि एक पुरातत्वविद हीरानंद शास्त्री के अनुसार इस क्षेत्र में कमल की डंडियां, जिसे नाला कहते थे, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती थी, इसलिए कमल की डंडियां देने वाले को नालंदा कहते थे। ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी। इसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, पर उस समय नालंदा में मिली मुद्राओं से यही सत्य लगता है। कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों ने भी इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। उन्होंने कई और मठों और मंदिरों का निर्माण करके साम्राज्य का विस्तार किया। स्थानीय शासकों जैसे महान सम्राट हर्षवर्धन और विदेशी शासक भी इसे दान दिया करते थे। ऐसा माना जाता है कि 24वें जैन तीर्थंकर महावीर जैन ने नालंदा में 14 वर्षा ऋतुएं बिताई थी। गौतम बुद्ध खुद कई बार नालंदा आए और यहां प्रवास भी किया। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। जो नालंदा विश्वविद्यालय कभी बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ करता था, वह अब सिमट कर के केवल लगभग 12 हेक्टेयर का खंडहर रह गया है। नालंदा में सभी तरह के विषय पढ़ाए जाते थे,
जिन्हें पढ़ने के लिए कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की के विद्यार्थियों और विद्वान दोनों ही आते थे। ह्वेनसांग ने यहाँ के मनोरम वातावरण का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि मठ के चारों तरफ के खूबसूरत जलाशय में नीले कमल के फूल खिला करते थे। जगह जगह कनक की लताएं जो कि लाल फूलों से भरी हुई थीं, जो यहां लटका करती थीं, और मठ के बाहर आम के पेड़ हुआ करते थे जो कि ठंडी छाया दिया करते थे। मठ की मीनारें आकाश को छूती थीं, जिन्हें भिक्षुक अपने कमरों से देखा करते थे। चीन का निवासी यिजिंग यहां 10 साल रहने के बाद बहुत ही बड़ी संख्या में किताबें अपने साथ वापस ले गया था। इन संस्कृत ग्रंथों की संख्या करीब 400 के आसपास रही होगी। इन किताबों की संख्या से ही महाविद्यालय के पुस्तकालय के विशाल आकार का पता चल जाता है। इस पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। प्राचीन तिब्बती स्रोत के हिसाब से नालंदा के विशाल पुस्तकालय में 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतें, रत्नसागर ज्वेल्स का महासागर, रत्नोदधि ज्वेल्स का सागर और रत्नारंजका गहनों से सजी हुआ करती थी। रत्नोदधि 9 मंजिला ऊंची थी और इसमें प्रज्ञापारमिता सूत्र और गुह्य समाज सहित सबसे पवित्र पांडुलिपियों को रखा गया था। नालंदा में मौजूद किताबों की संख्या सटीक रूप से तो नहीं पता है, फिर भी अनुमान के हिसाब से इनकी संख्या लाखों में मानी जाती है। इस पुस्तकालय ने न केवल धार्मिक पांडुलिपियां बल्कि व्याकरण, तर्क, साहित्य, ज्योतिष, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषयों पर अनेकों ग्रंथ भी मौजूद थे। नालंदा पुस्तकालय किताबों को सही तरीके से रखने के लिए अवश्य ही संस्कृत भाषाविद पाणिनि द्वारा बनाई गई वर्गीकरण योजना का प्रयोग करता था। इस विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण किए गए, जिसके बाद 2 बार इसे उस समय राज्य करने वाले राजाओं ने फिर से बनवा दिया। पर जब तीसरी बार हमला हुआ, जो कि अब तक का सबसे बड़ा और विनाशकारी हमला था, इस हमले में यहां के पुस्तकालय की काफी सारी किताबें और दुर्लभ ग्रंथ जल गए थे। माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय के विनाश से ही भारत में बौद्ध धर्म का भी पतन होना शुरू हो गया। इस विश्वविद्यालय पर पहला हमला सम्राट स्कंदगुप्त के समय में 467 ईस्वी में हुआ था। यह हमला मिहिर कुल के तहत ह्यून की वजह से हुआ था। इस हमले में विश्वविद्यालय की इमारत के साथ साथ पुस्तकालय को भी काफी नुकसान पहुंचा था। बाद में स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों के द्वारा पुस्तकालय की मरम्मत करवा दी गई और एक नई बड़ी इमारत बनवा दी गई। इस विश्वविद्यालय पर दूसरा हमला 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। उस समय बौद्ध राजा हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था। 648 ईस्वी में उन्होंने इस विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। इस विनाशकारी हमले के समय यहां पल राजवंश का राज्य हुआ करता था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि एक तुर्क सेनापति था, उस समय अवध में तैनात था। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने लगभग 1193 ईस्वी में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। उसने पुस्तकालय की किताबों को आग लगा दी, जो कुछ भी वहां था उसे लूट लिया। विश्वविद्यालय में रह रहे हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को इसलिए जलाकर मार दिया क्योंकि वह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था और उसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से चिढ़ थी। इन बातों का जिक्र फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा लिखी गई किताब तबाकत-ए-नासिरी में मिलता है। खिलजी के द्वारा नालंदा के पुस्तकालय को जलाने के पीछे एक कहानी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि खिलजी एक बार बुरी तरह से बीमार पड़ गया। सबने उसे नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्य आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाने के लिए कहा, पर खिलजी को ना तो आयुर्वेद पर ना वैद्यों पर जरा भी भरोसा था। वैद्य जी तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि आप कुरान के इतने पन्ने पढ़ लीजिएगा, आप ठीक हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। ठीक होने के बाद उसने सोचा कि इस तरह से तो भारतीय विद्वान और शिक्षक पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। भारत से बौद्ध धर्म और आयुर्वेद के ज्ञान को मिटाने के लिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय और इसके पुस्तकालय में आग लगा दी और हजारों धार्मिक विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला। खिलजी के ठीक होने के संदर्भ में एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रकार के धर्म ग्रंथ पढ़ लेने मात्र से कोई बीमारी ठीक किसे हो सकती है।
इसका उत्तर यह है कि वैद्य आचार्य राहुल श्रीभद्र जी ने धर्म ग्रंथ के पन्नों पर औषधि का लेप लगा दिया था, जिससे उसे पढ़ने के दौरान जब भी खिलजी पन्नों को पलटता तो अपनी जीभ से उंगली को गीला करता था। इससे औषधि उसके मुंह में चली जाती थी और वह अनजाने में औषधि का सेवन करता रहा। पटना शहर के बेली रोड के पुनाईचक क्षेत्र में स्थित राजधानी वाटिका, जिसे इको पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इस पार्क में विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों की प्रतिकृति प्रदर्शित की गई है। इन प्रतिकृतियों के माध्यम से प्राचीन बिहार के वैभव और गौरव को फिर से देखा जा सकता है। इको पार्क में लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। इनको यहां देखकर उनका रुझान भारत के इतिहास में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यह थी विश्व भर में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की करुण कहानी। भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था, पर विदेशी आक्रमणकारियों ने सब कुछ लूटकर आज इसकी क्या स्थिति कर दी है। अगर आप भी अपने गौरवशाली इतिहास की एक झलक देखना चाहते हैं तो एक बार बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय जरूर जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।